तो चलो भैया मेरे आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का 4th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। 3rd लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हार्ड न्यूक्लियोफाइल, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल, और उन पे हमने कुछ प्रॉब्लम्स भी किए थे। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आखिरी में तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। हालांकि ये सब हम पढ़ चुके हैं, अब हम उसकी पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल है। अब न्यूक्लियोफाइल है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन, ये मान लो इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफिलिक साइट को कितना तेजी से और कितना अच्छे से दे करके कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, वही उसकी कहलाती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी is the tendency of an atom to form covalent bond by the donation of electron। अब जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो काइनेटिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, काइनेटिक प्रॉपर्टी क्या है? वो केमिकल काइनेटिक्स से थोड़ा सा रिलेटेड है। अब आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन दें, न्यूक्लियोफाइल भी वही है जो इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन अंतर क्या होता है वो जरा आप लोग ध्यान से समझें। जैसे मान लो कोई ए है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर यानी लोन पेयर मौजूद है। अब इसकी मुलाकात हमने करा दिया मान लो HB से, तो ये जो ए है अपना इलेक्ट्रॉन इस वक्त ये H को देने जा रहा है, और अगर H को कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा हो तो वो उस वक्त बेस कहलाता है, बेस कहलाता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भैया जब कोई इलेक्ट्रॉन H को दे रहा हो तब हम उसको न्यूक्लियोफाइल नहीं बोलते हैं, तब उस वक्त हम उसको बेस बोलते हैं। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन H के अलावा किसी को दे रहा हो, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो मेनली कार्बन का चित्र हो, तो जब हम ये बोल देते हैं कि जब कोई कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, या ये बोल दो H के अलावा किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाता है उस वक्त। तो जैसे अगर यही ए के पास लोन पेयर है और इसने मान लो CH3Cl ले ली, तो भैया अब ये ए अगर अपना इलेक्ट्रॉन C को दे रहा है यानी H को नहीं दे रहा है, तो ये इस वक्त न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और एक बात और ध्यान रखना कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो वो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो किससे रिएक्ट कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल हम ले, ध्यान से समझना। अगर मान लो ले लिया जाए CH3O- और इसकी रिएक्शन हम करा दें CH3Cl। अच्छा, तो जब कराओगे तो ये इतना तो पता है कि भैया O- अपना इलेक्ट्रॉन C को देगा और ये Cl निकल जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? CH3OCH3 प्लस Cl-। ऐसे एक दूसरा, अब इस वक्त यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसे CH3O- ले लो और CH3C पर भैया देखो 3 CH3 लगा दिया और ये C। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो भैया एक ही कार्बन पर देखो 3 CH3 लगे। अच्छा, अगर 3 CH3 लगे होंगे, अच्छा ये Cl के खींचने की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो अब ये O- अपना इलेक्ट्रॉन यहां देना चाहेगा, लेकिन भाई मेरे इन 3 मेथिल ग्रुप की वजह से यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग है, या बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस है, जिसको बोल देते हैं भीड़। तो इस वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां पर दे करके कोवैलेंट बॉन्ड अच्छे से नहीं बना पाएगा, चूंकि भीड़ जाता है। तो इस वक्त ये जो है यहां पर अपनी न्यूक्लियोफिलिक
पावर नहीं शो कर पाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस वक्त ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है इस रिएक्शन के केस में। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जैसे बेस आपने देखा है कि बेस वो होता है जो H+ को इलेक्ट्रॉन दे करके H+ को खींच ले, तो हम ये बोलते हैं बेस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर यानी H+ एक्सेप्टर। और जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी मतलब स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। और किसकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड? जब कोई भी एसिड है उसका H+ हटा दो तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां पर जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जो होते हैं उनकी स्टेबिलिटी से रिलेटेड है। अब जैसे अगर आप बात करें, यहां पर देखो हमने लिख भी दिया है बेसिक स्ट्रेंथ इज थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इट इज रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। और एक बात और ध्यान रखना कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिसाइड होती है। मतलब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? एसिड बेस रिएक्शन का। लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है ये काइनेटिक प्रॉपर्टी होती है। अब जैसे मान लो ये CH3COH ले लिया गया, अब इसकी रिएक्शन मान लो हम इससे करा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल से, तो ये इतना पता है कि भैया ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन इस C को देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। अच्छा, O पर माइनस आ जाएगा और C पर NU जुड़ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसका ये क्या है? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिसाइड होती है रेट कांस्टेंट से। और रेट अब आपने पढ़ा होगा, रेट ला आपने R=K टाइम्स कुछ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा होता है कंसंट्रेशंस का। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इस रेट कांस्टेंट से डिसाइड होती है। और जो बेसिक स्ट्रेंथ है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं उससे आप लोग समझें। जैसे अगर हम भैया CH2H C डबल बॉन्ड H इसकी रिएक्शन करा दे मान लो OH-, तो भैया ये OH- H+ का H+ को इलेक्ट्रॉन दे करके C पर माइनस बना देगा, तो भैया बन जाएगा CH2- C डबल बॉन्ड H और H2O बन जाएगा। अब ये जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होगी और इसका कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो, तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से इसका बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड होगा। यहां पर ये बेस का काम करेगा। अच्छा, इसको आप एसिड 1 मान लो, तो इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, तो इसको आप मान लो बेस 1 और इसको आप मान ले बेस 2। अच्छा, इस बेस में H+ आयन लिया है तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड इसका, तो ये हो जाएगा आपका एसिड 1 नहीं एसिड 2। तो ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डिसाइड। हालांकि देखो यार ये तो हमने थोड़ा बहुत बता दिया है, लेकिन अब जो मेन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस पर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करें, इसकी कभी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो हमने ऐसे ही बता दिया। अब देखो न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करना है तो उससे पहले एक बात और भैया कसम खा लो कि अगर हम कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं इन द पीरियड, मतलब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं या राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो जब भी आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं इन पीरियोडिक टेबल, तो जब आप कोई भी चीज एक्सप्लेन करोगे तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में एक्सप्लेन करना। और जब भी कभी आप ग्रुप में चल रहे हो, मतलब अप टू डाउन या डाउन टू अप, तो उस वक्त आप हमेशा साइज के टर्म्स में किसी भी चीज को एक्सप्लेन करोगे। और बात सही भी है कि भैया जो
लेफ्ट टू राइट जाने पर सेल्स में कोई चेंज होता नहीं है, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि साइज में चेंज नहीं आएगा सेल के चेंज ना होने से। लेकिन अप टू डाउन जाने पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, साइज में अच्छा खासा इंक्रीज होता है, इस वजह से साइज डोमिनेटिंग होता है। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी फर्क पड़ता है, लेकिन डोमिनेटिंग साइज वाला होता है। तो एक बात कसम खा लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज का कब कहां यूज करना है, ध्यान रखना आप लोग। अब हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला केस फर्स्ट हम लेंगे, ध्यान से समझना। केस फर्स्ट हम लेने जा रहे हैं, या एक रूल बता दें, फिर उसके बाद क्यों ऐसा है वो आप लोग खुद ही समझ जाओ। अगर आप कंपेयर कर रहे हो इन पीरियड, तो भाई मेरे इतना पता है लेफ्ट टू राइट आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी घटेगी, तो बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी भी घटेगी। और एक बात और ध्यान रखना भैया, न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब सेम होती है जब आप कंपेयर कर रहे होते हो इन पीरियड। तो जैसे हम ये बोलते हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी बोथ आर पैरेलल and decreases are moving left to right। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट आप चलोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी तो भैया न्यूक्लियोफिलिक नेचर घट जाएगा और बेसिक नेचर भी घट जाएगा। अच्छा, एक बात है, अगर आप कंपेयर कर रहे हो पीरियड में, तो साइज में कोई चेंज आने वाला नहीं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डोनर एटम है वो कंपेरेबल से। इन दिस केस डोनर एटम have कंपेरेबल साइज, मतलब उनके साइज लगभग सेम है। तो यहां पर अब अगर मान लो हम कुछ एग्जांपल लें, जैसे पहला एग्जांपल ले लें CH3 CH2 माइनस NH2 माइनस F माइनस CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस OH माइनस, और ले लिया जाए CH3C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अच्छा भैया, इन सब में हमको ये बताना है कि इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर या बेसिक नेचर क्या होगा। तो अब कुछ नहीं करना भाई, देखो सब सेम पीरियड वाले हैं, तो सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे दो। और भैया कार्बन अगर सिंगली बॉन्डेड है, एक चीज ध्यान रखना, कार्बन अगर सिंगली बॉन्डेड है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5, डबली बॉन्डेड हो जाए तो 2.75, ट्रिपली बॉन्डेड हो जाए तो भैया 3.25। तो कार्बन यहां पर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो इसकी होगी 2.5। अच्छा, नाइट्रोजन की 3 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है, डबली बॉन्डेड कार्बन की कितनी हो जाएगी 2.75, ऑक्सीजन की होती है 3.5 और इसकी होगी ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है तो कितनी हो जाएगी 3.25। तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम, बेसिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा। तो इस हिसाब से अगर ऑर्डर लिखा जाए तो लिखेंगे CH3 CH2 माइनस, फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो भैया ये आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस, फिर इसके बाद अगर आप ध्यान दें भैया NH2 माइनस आएगा,
NH2 माइनस। अच्छा, इसके बाद अगर देखोगे तो भैया ट्रिपली बॉन्डेड वाला आ जाएगा, यानी कि CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। अच्छा, इसके बाद अगर आप चलोगे तो कौन आएगा? OH माइनस, और फिर इसके बाद F माइनस। तो इसके बाद आ जाएगा आपका OH माइनस और फिर इसके बाद F माइनस। तो ये आपका ऑर्डर हो गया न्यूक्लियोफिलिसिटी का। ऐसे ही कुछ एग्जांपल हम और ले रहे हैं, ध्यान से समझो। जैसे अगर आप देखो, दूसरा एग्जांपल ले, मान लिया RS माइनस और Cl माइनस ले लिया। अच्छा, सल्फर और क्लोरीन दोनों सेम पीरियड के हैं, तो ये सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इसलिए अच्छा, यही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है, यही बेसिक स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर है। ऐसे तीसरा मान लिया भैया अमोनिया ले लिया जाए, जल ले लो गंगा जी, और HF ले लो, तो भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होगी, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। तो ये हो गया अगर एटम्स के साइज कंपेरेबल हो, यानी आप सेम पीरियड वाले एटम्स को कंपेयर करो। अच्छा, जैसे मान लो कभी ऐसा आ जाए RO माइनस और OH माइनस है, तो आपने पढ़ा होगा एल्किल ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन देने टेंडेंसी बढ़ जाएगी, तो इस वजह से इसका न्यूक्लियोफिलिक नेचर बढ़ जाएगा। अब जो केस सेकंड ले रहे हैं, ध्यान से समझना। केस सेकंड है, जैसे मान लो एक है नेगेटिवली चार्ज और एक है न्यूट्रल, तो भैया नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। और क्या ये बोल दो, जैसे मान लो एक न्यूट्रल है और एक नेगेटिवली चार्ज है, तो हमने ये बोला कि नेगेटिवली चार्ज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल, या इसी को एक और शब्द में हम बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में कि कॉन्जुगेट बेस आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ एसिड। तो ये भी हम बोल देते हैं। तो केस सेकंड लेंगे भैया नेगेटिवली चार्ज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन न्यूट्रल, और या फिर ये बोल देते हैं कॉन्जुगेट बेस आर मोर न्यूक्लियोफिलिक देन दैट ऑफ एसिड। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसको आप लोग समझें। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हम ले लें, मान लिया ROH ले लो और RO माइनस ले लीजिए, तो भैया नेगेटिवली चार्ज है, ये ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा आप ले लो NH2 माइनस ले लो और अमोनिया ले लो, ये ज़्यादा हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल देखो RS माइनस और RSH ले लो, ये ज़्यादा हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल PHOH और PHO माइनस, ये है फिनॉल, ये है फिनॉक्साइड, तो फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही देखो इसमें कुछ बेहतरीन सवाल भी बनते हैं, उसको भी आप लोग समझें। देखो अगर फोर्थ एग्जांपल फिफ्थ पे आए, मान लो ये सवाल है, ध्यान देना कायदे से, RC डबल बॉन्ड OH ले लिया जाए और RC डबल बॉन्ड O माइनस ले, तो भैया ये ज्यादा हो जाएगा। सिक्स RC डबल बॉन्ड O माइनस और अमोनिया ले लिया जाए। अब यहां से कुछ पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान से आप लोग समझें। अच्छा देखो, अभी तक क्या कर रहे थे, एक न्यूट्रल था एक नेगेटिव था, लेकिन डोनर एटम भी सेम था। लेकिन यहां पर क्या कर दिया, देखो ये नेगेटिवली चार्ज है और ये न्यूट्रल है, लेकिन डोनर एटम डिफरेंट है।
तो आप ये बोलोगे नेगेटिवली चार्ज बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन एक बात बताओ, O माइनस का रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अच्छा, अगर रेजोनेंस कर जाएगा तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी। तो इसलिए इस केस में ये वाला अगर आप बढ़िया न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हो तो गलत है आंसर, ये नहीं आपको करना है, ये ऐसे ही भैया 7th एग्जाम्पल पे अब ध्यान देना, बहुत इंटरेस्टिंग बात। F माइनस और वाटर लेवल। अब यहां पर अगर देखो तो रेजोनेंस स्टेबलाइज वाला केस नहीं है, तो अब आप बोल सकते हो, और यहां पर देखो एक बेहतरीन कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखें कि अगर एक न्यूट्रल हो और एक नेगेटिवली चार्ज हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट, तो देखो ध्यान से समझना, नेगेटिवली चार्ज विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैव मोर न्यूक्लियोफिलिक टेंडेंसी देन न्यूट्रल विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेकिन ये मामला तभी होगा जब वो एडजेसेंट पर हो, जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन एडजेसेंट पर हो, तो इस वजह से हम F माइनस को मोर न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। अगर ऐसे सवाल होता, मान लिया NH2 या अमोनिया ले ले और OH माइनस ले या RO माइनस ले, तो भाई मेरे अगर देखा जाए तो O माइनस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अल्फा नाइट्रोजन की ज्यादा है, लेकिन ये नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए मोर न्यूक्लियोफिलिक है और रेजोनेंस स्टेबलाइज भी नहीं। तो इन सब बातों का भी आप लोग ध्यान में रखो। अब तो ये केस है दूसरा। ऐसे ही जो तीसरा केस है, केस है भैया, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो स्टेरिक क्राउडिंग या बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस पर भी डिपेंड करती है, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाती है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भैया डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग इट्स स्टेरिक हिंड्रेंस। भैया स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। अब इसके एग्जाम्पल अगर लें, जैसे अगर आप भैया CH3O माइनस लें, CH3C पर 2 हाइड्रोजन O माइनस, अच्छा इसी को क्या पढ़ सकते हैं CH3CH2O माइनस। तीसरा ले ले रहे CH3C पर 1 हाइड्रोजन और 1 CH3O माइनस। चौथा ले लिया CH3C CH3CH3O माइनस। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो भैया हाइड्रोजन की जगह पर CH3 लगाया तो भीड़ बन गई। अच्छा यहाँ पर 3 CH3 आ गए, लेकिन ये इतना तो सबको पता है एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं तो O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये दे करके थोड़ा और बढ़ जाएगा, यहाँ पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O पर मिलेगी, यहाँ पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी। तो अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के हिसाब से तो सबसे ज्यादा यहाँ पर O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसलिए सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल ये होना चाहिए। लेकिन भाई मेरे देखो भीड़ बहुत ज्यादा है, जिस एटम को इलेक्ट्रॉन देना है उस पर क्राउडिंग देखो बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को अच्छे से दे करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये पुअर न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। हाँ, अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो बेसिक स्ट्रेंथ भैया क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पर हम स्टेरिक हिंड्रेंस से कोई मतलब नहीं होता। तो अगर आप देखें तो अगर ये ऑर्डर देखा जाए तो ये होगा न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर, ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखोगे
तो ये होगा। तो भैया ये बेसिक स्ट्रेंथ कॉर्ड। और एक बात हो, इसको बोलते हैं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड जो होता है इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं TbUO-। और ध्यान रखना, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस बट पुअर न्यूक्लियोफाइल। इट इज स्ट्रॉन्ग बेस बट पुअर न्यूक्लियोफाइल। आप लोग ये बात ध्यान रखें। ऐसे ही स्टेरिक हिंड्रेंस का एक एग्जाम्पल और भी होता है, हमने बताया था LDA, लिथियम डाइआइसोप्रोपिल एमाइड। तो जो LDA होता है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस होता है बट पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है। क्यों? उसका रीजन यही है क्योंकि वहां भी स्टेरिक क्राउडिंग का रोल आ जाता है। अब जैसे LDA का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो भैया N- Li+। तो अब देखो, दो आइसोप्रोपिल ग्रुप की वजह से भिड़ जाता है। तो इसी वजह से LDA इज स्ट्रॉन्ग बेस बट पुअर न्यूक्लियोफाइल। भैया पुअर न्यूक्लियोफाइल। तो ये तो हो गया स्टेरिक हिंड्रेंस का। अच्छा, केस 4 आ जाए। तो भैया जो केस 4 हम लेने जा रहे हैं, एक चीज और बोला जाता है कि अगर किसी के पास नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट ज्यादा हो तो वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है। मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक साइट, न्यूक्लियोफिलिक साइट अगर ज्यादा, देन उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए NH2 और अमोनिया। तो भैया NH2 का ज्यादा है। ऐसे मान लो O- OH और जल आप लें, ये तो न्यूट्रल हो गया तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी। अब इसमें O तो इस वजह से ये ज्यादा। अगर एग्जांपल ये ले लिया जाए N पर H, N पर दो H लगा यहां, तो फिर यहां पर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी है। अब एक चीज यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उसको आप लोग समझे, बहुत जरूरी बात है। होता क्या है कि अगर इसको कायदे से एक्सप्लेन करें, देखो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो तो वहां पर सॉल्वेंट का भी रोल बहुत बढ़िया होता है। अच्छा, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन हो और अगर सॉल्वेंट कुछ ना लिखा हो तो भैया नॉर्मली क्या मान लेते हैं? जल मान लेते हैं, गंगा जी मान लेते हैं। तो अगर आप इसको और इसको जल में डाल दो, गंगा जी में, अच्छा जब इसको आप जल में डालो और इसको जल में डालो तो होगा क्या? गंगा जी के जो मॉलिक्यूल हैं वो इनको सॉल्वेट करेंगे। अब ऐसे समझो, दो कंटेनर है, एक में अमोनिया डाल दिया, एक में NH2। अब मान लो सॉल्वेंट के 10 मॉलिक्यूल हैं, तो यहां पर नाइट्रोजन को 10 सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पकड़ लेंगे। अच्छा, इसमें क्या होगा? दो नाइट्रोजन मौजूद है, तो पर नाइट्रोजन पर देखा जाए सॉल्वेशन कम हो जाएगा, क्योंकि अब एक नाइट्रोजन को 5 वाटर ने घेर रखा हो। तो इस केस में जो नाइट्रोजन है वो थोड़ा फ्री होगा अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए या अपना न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करने के लिए। इस वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है। और एक बात और बता दें,
अगर यही गैसियस फेज हो गया, मान लो जल नहीं है, गैसियस फेज हो गया, तो एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन पर अपना इंडक्टिव इफेक्ट यानी -I इफेक्ट शो करेगा। तो इस वजह से दूसरे नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी। अगर गैसियस फेज है तो भैया अमोनिया फिर वहां पर बढ़िया न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एक बात और कि जैसे कोई भी रिएक्शन हो वहां पर सॉल्वेंट का रोल होता ही है। अब जैसे हमने मान लो जल ले लिया, पीछे वाला बोल रहा है सर थोड़ा सा एल्कोहल भी डाल दे, तो हमने कहा। और एक बात और इंटरेस्टिंग कि कोई भी रिएक्शन हो प्योर वाटर में होती नहीं, उसमें कुछ ना कुछ एल्कोहल जरूर मिलाते हैं। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो कोई पीछे से बोल रहा है कि सर रिएक्शन थोड़ा स्मूथ चलती है, तो थोड़ा सा ऐसे ही कंसेप्ट होते हैं। अब अगला जो कंसेप्ट है उसको आप लोग ध्यान से समझें कि अगर आप ग्रुप में कंपेयर कर रहे हैं, ग्रुप में कंपेयर करने का मतलब एटम्स के साइज में डिफरेंस। भैया केस 5th ले रहे हैं, ध्यान से समझें। अगर आप अप टू डाउन चलो, अप टू डाउन बहुत ध्यान से समझना, तो भैया अप टू डाउन जाओगे तो इसका मतलब दैट इज एटम्स हैव भैया डिफरेंट साइज, साइज में डिफरेंस हो। तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है और बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है। यानी कि न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी जो है वो एंटी पैरेलल होती है। दैट इज न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। अच्छा ये ऐसा क्यों है उसका रीजन भी अभी हम बताएंगे। पहले आइए हम लोग कुछ एग्जांपल कर लें। जैसे पहला एग्जांपल ले लिया जाए, मान लो F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस। तो भैया ये इतना बताओ सबसे बड़ा कौन है? I माइनस। तो ये ऑर्डर हो जाए। दूसरा ले लिया जाए, मान लो ROH और RSH ले लो, RSH हो जाएगा। या नेगेटिवली चार्ज ले लो RO माइनस और RS माइनस, तो S माइनस हो जाएगा। अच्छा बेसिक स्ट्रेंथ इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप भाई NH3 ले लें और PH3 ले लें, PH3 हो जाएगा। H2O और H2S ले लें, ये हो जाएगा। तो ये ऑर्डर जो हमने लिखा है ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी। अब अगला जो केस लेने हम जा रहे हैं वो भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको आप लोग ध्यान से सुने और समझें। जैसे जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट आपने क्या यूज किया है इस बात पर भी डिपेंड करती है। अच्छा तो अब आप लोग सोच रहे कह रहे होंगे कि सर आपने तो अभी तक ये क्या फिर बताया कि यार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर घट जाती है। देखो ये जो कंसेप्ट है इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप लोग खुद ही समझ जाओगे कैसे इसका यूज है। देखना भाई अगला जो केस बनेगा 6,
केस 6 है भैया, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड। अच्छा, ये कब होता है? ये रूल तभी लगता है जब डोनर एटम्स के साइज कंपेरेबल, नहीं, डोनर एटम के साइज में डिफरेंस हो। मतलब आप ग्रुप में कंपेयर कर रहे हो, तभी सॉल्वेंट चेंज करने से न्यूक्लियोफिलिसिटी चेंज है। अगर साइज कंपेरेबल है तो भैया सॉल्वेंट चेंज करने से न्यूक्लियोफिलिसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्यों नहीं पड़ता वो सब अभी हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये कब यूज करोगे? व्हेन डोनर एटम्स हैव, बोलो भाई, डिफरेंट साइज। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे डिस्कस द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट NaF, NaCl, NaBr, NaI in different solvent। अब भाई मेरे इसको ध्यान से समझो। अच्छा, एक चीज पता है आप लोगों को, ये भी NaF सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड, ये भी सॉलिड। अब जरा एक बात सोच करके बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे कोई सॉलिड है तो अगर कोई सॉलिड है उसका लैटिस आप सोचे। अच्छा, लैटिस क्या होता है? जैसे मान लो एक घर है, उसमें कैटायन और एनायन बैठे हुए हैं, मतलब कैटायन और एनायन अरेंज्ड है। और जैसे अगर आप NaCl का लैटिस ले लो तो होता क्या है, एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन घेरे होते हैं। ऐसे ही एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन घिरे होते हैं। यानी कि कैटायन भी एनायन से घिरा होता है और एनायन भी कैटायन से घिरा होता है। अब अगर आप इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर कर रहे हो इन डिफरेंट सॉल्वेंट, तो इसमें हम सबसे पहला केस लेने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात हो, ये देखो, यहां पर F माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, यहां पर Cl माइनस, यहां पर Br माइनस और यहां पर I माइनस। अच्छा, जो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, समझना इसको कायदे से कि ये न्यूक्लियोफाइल का काम कब कर पाएंगे। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन किसी को आसानी से जा करके दे। अब लैटिस क्या होता है? लैटिस में जो एनायन होते हैं उनको कैटायंस पकड़े हुए होते हैं। तो यार न्यूक्लियोफिलिसिटी का तो जिक्र तब हो पाएगा जब इन एनायंस को आप इनके लैटिस से बाहर निकालोगे। यार जब एनायंस लैटिस से बाहर आएंगे, मतलब कैटायन से फ्री हो जाएंगे, तब तो जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन लेंगे और फिर वहां पर आप इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करोगे। तो होता क्या है कि अब हमें सॉल्वेंट्स का यूज करना पड़ेगा। और एक बात और भैया, लाइक डिसॉल्व लाइक भी आप लोगों ने पढ़ा है। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब ये हो गया कि पोलर चीजें पोलर सॉल्वेंट में बढ़िया डिसॉल्व होती हैं। डिसॉल्व होने का मतलब उनके कैटायन और एनायन इजीली अलग होते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहला जो डिस्कस करने जा रहे हैं, केस फर्स्ट ले लें या फिर पहला पार्ट इसमें ले रहे हैं, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर, अच्छा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में एग्जांपल आप ले सकते हैं,
जैसे CCl4 ले लो, CH2 ले लो, बेंजीन ले लो। अब ध्यान से समझना है इसको, एक हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, आप लोग समझिए। ऐसे समझो कि ये जो NaF, NaCl, NaBr, NaI जो है ये 4 क्रिकेट टीम है। अब जो ये 4 क्रिकेट टीम हैं इनका मैच होने जा रहा है। अच्छा, जब मैच होने जाता है तो यार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ रिपोर्टर्स माइक लिए खड़े रहते हैं और पूछते हैं कि कौन, आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया का है तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन से पूछा जाता है कि आज मैच के दावेदार, मैच के जीत के दावेदार कौन होंगे, तो वो खुद ही अपने आप पूरी बात बताता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी आप ध्यान से समझें कि जैसे NaF, NaCl, NaBr और NaI, ध्यान से समझना, ये हैं 4 क्रिकेट टीम्स। और ये जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है इसको आप ग्राउंड मान लो। ये है हमारा ग्राउंड का काम। अच्छा, तो अब आप लोगों को इतना तो पता है कि भैया ग्राउंड कैसा है, नॉन पोलर। अच्छा समझना, एज ए रिपोर्टर हम माइक लेकर के सीधे NaF के पास गए। अब NaF जो है वो NaF ही होगा, मतलब फ्लोराइड आयन सोडियम आयन से अलग नहीं हो पाएगा, चूंकि नॉन पोलर ग्राउंड है। नॉन पोलर ग्राउंड का मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये कैटायन आयन अलग नहीं होगा। तो अब हमने यहां पर माइक लेकर के F- से कहा कि आज आपका मैच होने जा रहा है, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ये क्या बोले, ये कह रहा है कि सर आपको तो पता ही है कि हम तो करके दिखाते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और आप देखिएगा जीत के दावेदार हम ही बनेंगे। अब अपने पास टाइम थोड़ा कम था, डायरेक्ट हम सीधे NaI के पास पहुंचे। अब NaI के पास पहुंचे तो NaI में जो, अब ये भी अलग नहीं हुआ है, मतलब आयोडाइड आयन सोडियम आयन से अलग नहीं हुआ। तो ये जो आयोडाइड आयन है इससे हमने कहा माइक लेकर कि आप बताइए आपका मैच होने वाला है। तो आयोडाइड कह रहा है कि सर देखो हम तो बोलते कम हैं, करके दिखाते हैं। तो हमने कहा कि आज आपका मैच होने वाला है तो कुछ तो आप बोलें। तो उसने कहा सर नहीं, रहने दीजिए, अभी आपको खुद ही पता चल जाएगा रिजल्ट क्या आने वाला है। अब यहां पर एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बात है यार, ये आयोडाइड आयन और फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड जब लैटिस से बाहर आएंगे ही नहीं तो यार मैच कैसे होगा? मैच होने का मतलब यार ये अपना इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे? तो समझ लो यहां पर एक हिसाब से यार पानी बरस गया। अच्छा, जब पानी बरस जाता है तो आपने देखा होगा यार ऐसे ही पॉइंट्स वगैरह दे करके मैच कौन जीता कौन हारा तुरंत अनाउंस कर दिया जाता है। तो यहां पर भी वही हो गया, यहां पर ये हो रहा है, यहां पर देखो मैच तो हुआ ही नहीं, मतलब इन्होंने अपनी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो शो ही नहीं किया, लेकिन यार न्यूक्लियोफिलिसिटी उधर अनाउंस कर दी गई कि न्यूक्लियोफिलिसिटी गोज टू I-, Cl-, Br- और F-। अब यहां पर हड़कंप मच गया। हड़कंप क्यों मच गया? चूंकि ये सब यार टेंशन में आ गए, ड्रेसिंग रूम से झांक रहे हैं, ये क्या मैच हुआ नहीं और यार विनर घोषित कर दिया। अब यहां पर आप लोग ध्यान से समझें, यहां पर ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? चूंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल तो बन ही नहीं पा रहा है। यहां पर ये जो ऑर्डर डिसाइड किया गया है ये इनके ये जो एनायंस है इनके निकलने की टेंडेंसी के बेसिस पर डिसाइड किया।
अब आपको तो इतना पता है कि सोडियम आयन और फ्लोराइड आयन का साइज छोटा होने की वजह से ये सोडियम और फ्लोराइड आयन के बीच में इंटरेक्शन बढ़िया होगा और इनका साइज बड़ा हो गया आयोडाइड का, तो इनके बीच इंटरेक्शन थोड़ा कम हो। तो अगर देखा जाए I- रिलेटिवली आसानी से लैटिस से बाहर आ सकता है, आ नहीं पाएगा, आ सकता है। हमने कहा और हम तो भैया रिपोर्टर का काम, सीधे तुरंत माइक लेके पहुंच गए कि आप फ्लोराइड आयन के पास सीधे पहुंचे। हमने कहा कि आप तो जीत की दावेदारी रख रहे थे और ये क्या हो गया। तो कह रहा है सर क्या बताएं कि जब अपने ही धोखा दे दें तो क्या कर सकते हैं। ये सोडियम आयन ने हमको पकड़ के ही रखा था, निकलने ही नहीं दिया। तो मैच होता तब तो हम कुछ अपना जलवा दिखाते। अब आयोडाइड आयन के पास पहुंच गए। आयोडाइड आयन कह रहे थे यार देखो हम तो अपने काउंटर आयन से बहुत लिमिटेड रखते हैं, बहुत कम इंटरेक्शन रखते हैं, तो इसलिए ये ऑर्डर ये। और एक चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिकली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट में होती ही नहीं। अब रात में फ्लोराइड आयन का फ्लोराइड का फोन आया, मैसेज आया, कह रहा है सर कुछ ऐसा करो, कम से कम मैच तो होने दो। अरे मैच खिलाओ तो तब तो कुछ हम दिखा पाए अपना जलवा। तो हमने कहा चलो ठीक है, ग्राउंड चेंज कर देते हैं। ग्राउंड मतलब सॉल्वेंट चेंज। तो दूसरा जो हम लेने जा रहे हैं भैया, दूसरा केस हम ले रहे हैं इन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा पोलर सॉल्वेंट में देखो याद करो हमने दो कैटेगरी बताई थी, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते थे वो कैटायंस को भी सॉल्वेट कर देते थे, मतलब कैटायन को भी पकड़ लेते थे, और एनायंस को भी सॉल्वेट कर देते थे, मतलब एनायन को भी पकड़ लेते थे। तो ग्राउंड अब हम ले रहे हैं इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, इनको पीपीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हैं, सबसे बढ़िया अपना जल, एल्कोहल भी ले सकते हैं आप, HCOOH, ऐसे ही तमाम ले सकते हैं, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड भी ले सकते हैं। अब इन पोलर सॉल्वेंट में, अब ग्राउंड हमारा क्या है, पोलर सॉल्वेंट। अच्छा पोलर सॉल्वेंट अगर है तो भैया इतना तो सबको पता है कि पोलर सॉल्वेंट में सॉल्ट आयनाइज होगा, मतलब डिसोसिएट करेगा, मतलब कैटायन और एनायन डिसोसिएट करेगा। अब हुआ क्या कि हमने जैसे ही भैया, अब हुआ क्या, ध्यान देना, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन सब लैटिस से बाहर निकलेंगे। अच्छा सोडियम आयन भी बाहर निकलेगा। अब होगा क्या कि जब पोलर सॉल्वेंट में इन सॉल्ट को डालोगे तो कैटायन भी अलग हो जाएगा और एनायन भी अलग हो जाएगा। अब ऐसे समझना, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड मैदान में उतरे, चूंकि लैटिस से बाहर आ चुके हैं, घर से बाहर आ चुके हैं। अब जब उतरे बाहर, अब हुआ क्या कि ये जो दर्शक थे, ऑडियंस, सब सिक्योरिटी घेरा तोड़ करके सीधे आ करके अटैक कर दिया इन खिलाड़ियों पर। अब फ्लोराइड आयन आपको पता है कि भैया सॉल्वेंट के साथ बढ़िया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, मतलब अगर कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो उसको बढ़िया सॉल्वेट कर देता है जो जितना छोटा साइज का। अब सबसे छोटा कौन है, फ्लोराइड है। अब एक चीज, जो दर्शक हैं वो हैं क्या, सॉल्वेंट। तो दर्शकों को आप समझ लो सॉल्वेंट है, उन्होंने सिक्योरिटी घेरा तोड़ करके सीधे अटैक कर दिया। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड,
इसका साइज सबसे छोटा था। तो इसको आकर के सब दर्शक पकड़ लिए, ये चिल्ला रहा है छोड़ो छोड़ो बचाओ हमें मैच खेलना है, लेकिन अब उन लोगों ने तो इसको पकड़ के रख लिया। अब क्लोराइड आयन को भी कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने पकड़ लिया और Br- को भी कुछ लोगों ने पकड़ लिया। अब बचा क्या? आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन के पास कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आए और पूछ रहे हैं ये हो क्या रहा है, तो ये कह रहा है कुछ नहीं, प्यार हो रहा है सॉल्वेंट और इनके बीच में। और ये बहुत मुस्कुरा रहा है और मन ही मन कह रहा है कि आज भी मैं ही जीत का दावेदार हूंगा, क्योंकि हमको तो कोई पकड़ने वाला है ही। इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात, रूल क्या बना कि इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, भैया साइज जितना बड़ा होगा उसका सॉल्वेशन उतना ही कम होगा, तो न्यूक्लियोफिलिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो अब ऑर्डर क्या हो जाएगा भाई मेरे? अब मैच हुआ लेकिन फ्लोराइड आयन को पकड़ लिया, तो इस वजह से अब फिर रिजल्ट अनाउंस क्या हो जाएगा? I- Br-, Cl- और F-। तो अगर रिजल्ट देखा जाए तो अनाउंस बाइनरी यही तो न्यूक्लियोफिलिक। अब एक चीज जरा सोच करके बताओ, और हम तो भैया रिपोर्टर बने, सीधे खड़े रहते, सीधे F- के पास गए, हमने कहा कि अब क्या हो गया तुम्हें? तो कह रहा है सर क्या सिक्योरिटी तो थोड़ा टाइट करो। आकर के लोगों ने पकड़ लिया, घेर लिया और सीधे हम I- के पास गए। I- से पूछा आज फिर आप विनर बन गए? कह रहा है सर सब आपका आशीर्वाद है। अब रात को फिर F- का फोन आया, मैसेज आया, कॉल भी आई, कह रहा है कि क्या सिक्योरिटी थोड़ा टाइट नहीं करके रखा है? सब लोगों ने आकर के पकड़ लिया, हमको मैच खेलने तो दो, तब तो हम अपना जलवा दिखाएं। इसने कहा कि सर क्या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट मिलेगा? हमने कहा कि अपने पास सब कुछ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट भी है। अब हम जो केस अगला ले रहे हैं उसमें हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेने जा रहे हैं। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं PAS या PAPS भी बोल देते हैं। अच्छा पोलर एप्रोटिक जो सॉल्वेंट होते हैं, अच्छा पोलर है तो कैटाइन को भी सॉल्वेट कर दे, नहीं पोलर अगर है तो लैटिस को तो तोड़ देगा, मतलब कैटाइन और एनायन अलग हो जाएंगे। लेकिन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की खास बात ये होती है कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को सॉल्वेट नहीं करते। भैया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को ये सॉल्वेट नहीं करते हैं, ये केवल पॉजिटिवली चार्ज यानी कैटायन को ही सॉल्वेट करते हैं, पकड़ लेते हैं। तो अब इनके अगर एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपको DMSO बताया था, DMF बताया था, एसीटोन होता है, DMAC ले सकते थे, DMAC, क्राउन ईथर ले सकते थे, DM या चलो ETC, इतने से काम चल जाएगा। और बाकी हम लोग पढ़ ही चुके हैं सॉल्वेंट के बारे में। अब ध्यान से समझो इनकी खासियत क्या होगी, ये कैटायन को सॉल्वेट कर देंगे, एनायन को सॉल्वेट नहीं करेंगे। अब हुआ क्या कि जैसे ही आपने पोलर एप्रोटिक ग्राउंड लिया तो होगा क्या, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन सब लैटिस से बाहर आएंगे। अच्छा लैटिस से जब बाहर आए तो यहां पर आप ध्यान से समझना, इधर हम एग्जाम्पल इसको समझा रहे हैं पहले से कि
जो ये F माइनस और Cl माइनस और Br माइनस है, ये अपने लैटिस से तो बाहर आएंगे चूंकि पोलर है। अब हुआ क्या, NaF, NaCl, NaBr और NaI। अच्छा, इस केस में हमने सोचा कि थोड़ा सा आइए डिफरेंट करते हैं, थोड़ा केटायन के बारे में सोचते हैं। अब ये जो केटायन था भाई अलग तो हो ही चुका है, लैटिस से बाहर सोडियम आयन फ्लोराइड आयन दोनों है। अब देखा क्या कि ये सोडियम आयन भागता हुआ जा रहा है, और जैसे ये भागता हुआ जा रहा था तो इसको एहसास हुआ कि कोई इसको पकड़ रहा है या कोई इसको पीछा कर रहा है। तो अब इसने ये देखा कि इसको 4 ऑक्सीजन घूर रहे हैं और ये सोडियम आयन अपने आप को पाया एक चौराहे के बीच में, बिल्कुल ऐसे समझो, और इस O ने इनको पकड़ लिया। तो ऐसे ही हर एक केस में हो रहा होगा, इन सबको ये पकड़ लेगा सॉल्वेंट। तो अब फ्लोराइड आयन भी फ्री, क्लोराइड आयन भी, ब्रोमाइड आयन भी और आयोडाइड भी। अब फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करोगे। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिसिटी होती क्या है, कितना अच्छे से वो फास्ट जा करके अटैक करता है। अच्छा, एक चीज बताओ, जैसे मान लो खली को ले लिया जाए और राजपाल यादव को ले लिया जाए, कहा जाए कि आप दौड़ो, तो काइनेटिकली यानी कि कौन तेजी से दौड़ पाएगा, तो जाहिर सी बात है राजपाल यादव दौड़ जाएंगे। तो ये फ्लोराइड समझ लो राजपाल यादव है, तो ये आसानी से अब दौड़ जाएगा। आयोडाइड आसानी से नहीं दौड़ पाएगा। तो अब न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर अनाउंस हो रहा है। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर गोज टू F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस। अब ये F माइनस जो था ये यहां पर से थोड़ा आयोडाइड के पास गया, कह रहा यस यस जीत गए, और फिर आकर के यहां पहुंच गया। तो ये जो F माइनस था, देखो अब इससे सीख क्या मिली कि यार इतनी मेहनत करने के बाद जाकर के अब कामयाबी इसको मिली। तो इससे ये भी सीख मिलती है कि हम लोगों को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब अगर देखा जाए तो रूल क्या बनेगा, इन PAPS भैया साइज जिसका छोटा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा, और या ये बोल दे जिसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। ये आप लोग ध्यान रखें। और एक चीज हो, अगर भैया एटम्स के साइज कंपेरेबल हैं तो वहां पर कोई भी सॉल्वेंट हो न्यूक्लियोफिलिसिटी में चेंज नहीं है। तो जैसे मान लो CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस ले, तो यही ऑर्डर होगा चाहे ये PPS हो या फिर PAS हो या फिर गैस फेज हो, सब में ऑर्डर यही चलेगा। और एक चीज और ध्यान रखना कि यही हो जाता है इन PAPS और या फिर बोल देते हैं गैस फेज। गैस फेज में भी जिसका साइज छोटा न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। तो आज के लिए इतना ही।